हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। वेलकम बैक टू द चैनल। और यार हम जो है यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने एक लेक्चर नंबर 1 जो है बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने रिकॉर्ड करा था और हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था बिजनेस लॉ का। एक बार जल्दी से लास्ट क्लास को एक बार क्विक रिवाइज करते हैं और आज के हम लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर टू बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहने वाला है। इसके अंदर दो सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो पर्टिकुलरली बिजनेस लॉ को डील करेगा 60 मार्क्स, और बीसीआर वाला जो पोर्शन है इंग्लिश वाला वो सेक्शन बी को डील करेगा, वो भी 40 मार्क्स के लिए। जो 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है उसमें आपको टोटल मिला के 5 यूनिट्स को पढ़ना है, यानी 5 एक्ट को पढ़ना है। हमने बताया था लॉ जो है बेसिकली वो एक्ट में डिवाइडेड है। 5 एक्ट जो है वो क्या है सर? सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 5 एक्ट्स में आपका जो पूरा बिजनेस लॉ है वो डिवाइडेड है। सर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। लॉ का मतलब था, लॉ का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी कंट्री के पीपल के लिए बनते हैं, और यहां पे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पर्टिकुलरली किसके लिए बने हैं? बिजनेस के लिए, विच मींस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो सारे होंगे बिजनेस लॉ के पार्ट। बिजनेस लॉ में सबसे मेजर पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, 1/3 वेटेज रखता है। और मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन मर्ज थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हमने सेल ऑफ गुड्स को अलग कर दिया 1930 में, और जो पार्टनरशिप के प्रोविजन है उनको अलग करके सेपरेट एक्ट बना दिया। फिर मैंने आपको बताया था जो लॉ है बेटा वो लॉ के अंदर एक्ट्स आते हैं। एक्ट जो बातें करता है उन बातों को बोलते हैं प्रोविजंस, और प्रोविजंस कहने की जो बात होती है वो होती है सेक्शन के थ्रू, देन सबसेक्शन, देन क्लॉज एंड आफ्टर दैट सब क्लॉज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले आप जो है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझेंगे। किसका मतलब? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इसके लिए सेक्शन 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देता है। सर सेक्शन 2 क्या था? सर सेक्शन 2 जो है किसी भी एक्ट का उसे बोलते हैं बेटा डेफिनेशन सेक्शन। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन सेक्शन। क्योंकि सेक्शन 2 जो है हर एक्ट में डेफिनेशन प्रोवाइड करवाता है, और सेक्शन 2 जो है सर उसमें सबसेक्शन नहीं होता। जनरली सेक्शन के बाद सबसेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज, बट सेक्शन 2 स्पेशली सीधा कंटेन करता है क्लॉजेस एंड देन सब क्लॉज। मतलब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। सेक्शन 2 में सबसेक्शन वाला पार्ट नहीं होता। उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखा था। जो एक्ट होता है वो कैसे बनता है मैंने बताया। सबसे पहले जो लॉ मेकर्स है वो ड्राफ्ट बनाते हैं, उसकी रीडिंग्स होती है बहुत बार, उसे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से पास कराएंगे, अपना जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट लेंगे, और फिर जो ड्राफ्ट टेम्पररी वाला वो एक्ट बन के आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पीछे जो डेट है 1872 उसे बोला जाता है बेटा इफेक्टिव डेट, मतलब जब वो कानून पब्लिक के लिए लागू हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा बेसिक बातें डन करी थी। और अगर आपको याद हो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको जरूर बताई थी और एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच डिफाइन करता है किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। डिफाइन करता है बेटा किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में यहां पे बोला गया क्या? एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law। An agreement which is enforceable by law, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में 2 वर्ड थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा। सबसे पहला वर्ड है एग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंपल्सरी है कि उसे एग्रीमेंट होना पड़ेगा, और दूसरी चीज उसे लॉ में क्या होना पड़ेगा सर? एनफोर्सेबल। लॉ में क्या होना पड़ेगा? एनफोर्सेबल, मतलब दोनों पार्टीज जो है उनकी इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाइंड करना होनी चाहिए, आपस में वो लीगली बाइंड हो रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस करने से मना करती है तो सामने वाली पार्टी के पास जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का राइट आ रहा है।
तो वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ है, मतलब लॉ की नजर में उस कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था। फिर यहां से वर्ड निकलता है एग्रीमेंट, एक वर्ड है एग्रीमेंट। बेटा इसकी भी डेफिनेशन ऑब्वियसली कहां पे लिखी होगी सर, सेक्शन 2 में, क्योंकि सेक्शन 2 इज व्हाट, डेफिनेशन सेक्शन ऑफ एनी एक्ट, बस डिफरेंशिएट क्लॉज अलग हो जाता है। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज एज कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो बेटा वैसे ही ना जो सेक्शन 2 क्लॉज ई है, सेक्शन 2 क्लॉज ई जो है वो बेटा डिफाइन करता है एग्रीमेंट को, डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या बोली उसने, ऑल्दो मैंने आपको एग्रीमेंट की डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल टर्म से हट के बताई थी जनरल लॉ में, कि भैया आप समझिए 3 वर्ड बस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, जहां पे ये तीनों टर्म्स मिल जाती है बेटा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बन गया। फिर 2 केस हो सकते हैं, या तो एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल होगा या एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर कोई एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है, आप सिर्फ और सिर्फ तभी उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 2 क्लॉज ई एग्रीमेंट को जो डिफाइन कर रहा है ना बेटा, वो कुछ इसी तरीके से कर रहा है, बस थोड़ी सी लीगल टर्म्स में कर रहा है। एग्रीमेंट के लिए क्या बोला उसने, एग्रीमेंट के लिए बोला बेटा every promise or every set of promises, every promise or every set of promises forming consideration for each other, comma, is known as agreement, देखो बेटा, अब आप कहोगे सर यहां पे आपने बोला था ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन तीनों मिलके एग्रीमेंट बनेंगे, लेकिन सर सेक्शन 2 क्लॉज ई की डेफिनेशन पे चले तो वहां पे तो ऑफर और एक्सेप्टेंस की कोई जिक्र ही नहीं है सर, तो आप क्या बोल रहे थे सर। बेटा समझते हैं, ऑल्दो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये चैप्टर से आपके ऑफर पूरा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट का, एक्सेप्टेंस चैप्टर है, कंसीडरेशन चैप्टर है, तो हम ना आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, इनको हमें पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, तो अभी तो बहुत छोटी सी बात है, बट अभी के लिए अगर मैं बताऊं ना आपको तो बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। ऑफर और एक्सेप्टेंस, अब इसको उठा के चल रहा हूं, जब ये दोनों मिलते हैं, मतलब मैंने एक पर्सन को ऑफर दिया हाउस कंस्ट्रक्ट करने का फॉर एग्जांपल, और वो जो ऑफर है मुझे उसकी सामने से एक्सेप्टेंस मिल गई। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऑफर एक्सेप्ट होता है, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों एलिमेंट आते हैं बेटा, उसे बोलते हैं प्रॉमिस मतलब वादा। ठीक है, वादा, बहुत लोग वादा करते हैं बेटा, निभाता कोई नहीं, आपको पता है, आपने सुनोगे डायलॉग। अभी जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस इज व्हाट, आपने ऑफर दिया, सामने से एक्सेप्टेंस मिल गई, ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हो गया उसके बाद वो ऑफर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रॉमिस में। किसमें, प्रॉमिस में। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि बेटा आज क्लास के बाद आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। प्रॉमिस कैसे, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दी, और यहां पे ये क्या बन गया, प्रॉमिस पे कंसीडरेशन ऐड हुई तो क्या हो गया, एग्रीमेंट। ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज एग्रीमेंट। लेकिन अगर मान लो मैं आइसक्रीम खिलाने से नहीं ले गया, मना कर दिया, या हाँ बोल के जब आइसक्रीम खिलाने की बारी आई तब मैं इग्नोर करके आपको निकल लिया घर, अब उस केस में क्या अगले दिन आप भैया पुलिस को लेकर आ जाओ, ध्यान से देखो सर यही वो बंदा है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को आइसक्रीम के बहाने पढ़ाई करवा देता है 1-1 घंटा, और उसके बाद आइसक्रीम खिलाने के बाद टल्ले देके निकल देता है। पुलिस वाले बेटा एक बात बताओ, क्या कोई लीगल एक्शन लेंगे? क्या आपके पास कोई राइट आता है मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का? नहीं सर, दैट इज व्हाट, ये एग्रीमेंट तो था, लेकिन क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एग्रीमेंट तो था बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बनेगा प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला एग्रीमेंट का मतलब है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कह रहे एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब मैंने आपको प्रॉमिस करा, मैंने ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे करा? मैंने बोला कि भैया आपके लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करूंगा, ऑफर था, प्रॉमिस करा, सिंगल। ये चीज मल्टीपल वे में भी हो सकती है। घर बनाऊंगा, घर के पीछे पूरा गार्डन बनाऊंगा, गार्डन के साथ साथ स्विमिंग पूल बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ऑफर इंडिविजुअल घर का नहीं दिया, मल्टीपल ऑफर दिए। और जब आप मल्टीपल ऑफर की मल्टीपल एक्सेप्टेंस हो गए, चलो घर भी बनाना, गार्डन भी और पूल भी, तो वहां पे सेट ऑफ प्रोमिसेस बिल्ट होंगे। क्या होंगे? सेट ऑफ प्रोमिसेस। कह रहे हैं एवरी प्रॉमिस, चाहे एक प्रॉमिस है चाहे सेट ऑफ प्रोमिसेस है, बस कंडीशन बताई, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ये बताया किसने? सेक्शन 2 क्लॉज ई। और सिंपल भाषा में देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इफ लॉ में एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं है तो क्या बनेगा हम बताएंगे डिटेल डिस्कशन में। बट अभी के लिए आप मुझे बताइए, क्या इसको समझने में आपको कोई दिक्कत? बेटा क्या इसको समझने में आपको कोई दिक्कत? मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन तीनों मिलकर एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट अगर लॉ में इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है आपको? क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है आपको बेटा? नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत तो आगे बढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। समझते बेटा? देखो समझते हैं। मैंने आपको अभी बताया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, ठीक है? अभी आपने पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। ये तीनों जब मिलेंगे तो सर जनरेट होगा अपना क्या? एग्रीमेंट। जब ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन तीनों मिलेंगे तो अपना क्या जनरेट होगा सर? एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट के साथ दो पॉसिबिलिटी है। या तो एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल होगा या फिर एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, इसकी मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर आगे चलने वाला, अभी छोड़ दो। मुद्दे की बात है, एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है तो मैं इसको नाम दे देता हूं बेटा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच भैया ये क्या बन गया? ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे एग्रीमेंट ये बन गया तीनों को मिला के एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? सर ये बता दिए, सर बार बार क्यों बता रहे हो? बेटा ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब जो मैं नोट देने वाला हूं ना, ये जो नोट देने वाला हूं, इसमें आपको बड़ी चर्चा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। और बेटा पहले बता रहा हूं 4 to 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में तो मिनिमम लेके चलो क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स में मिनिमम लेके चलो क्वेश्चन आएगा। और बहुत बार आया, अभी तक 9 फाउंडेशन होगा, 9 के 9 में अगर आप लगाओ, बहुत बार पूछा हुआ है। समझो इंपॉर्टेंस। अभी इसका आंसर प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे जब पहला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे आंसर कैसे करना है। बट अभी के लिए मैंने आप क्वेश्चन लग दो। अरे नोट जो है, नोट वो क्या रहेगा? नोट है all contracts are agreement, comma, but
all agreements are not contract. ये आपकी स्टेटमेंट बनती है ऊपर के पूरे एनालिसिस से. जो कंक्लूजन निकल सकता है बेटा, क्या वो ये निकल सकता है या नहीं, बस आप मुझे इतना बताइए. अब इसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना देगा, कहेगा ये जो स्टेटमेंट है आप इसको डिफेंड करोगे, रिफ्यूट करोगे, ट्रू है फॉल्स है. स्टेटमेंट सुन ध्यान से, कह रहे हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एग्रीमेंट. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है, बट आगे बोला, बट all agreements are not contract. भैया जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट है, बट जितने भी एग्रीमेंट्स है आर बड़े गौर से इस वर्ड पे फोकस करेंगे, नॉट कॉन्ट्रैक्ट. क्या ये सही बात है? अरे सर बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है. अब आप इसका आंसर जब करोगे 4 नंबर में, कैसे करना है बताएंगे. पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करोगे, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. फिर आप एग्रीमेंट को डिफाइन करोगे, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. उसके बाद आप ये बताओगे, सर मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट प्लस लॉ में इन्फोर्सेबल, एग्रीमेंट प्लस लॉ में इन्फोर्सेबल. अरे मुझे एक बात बताइए, अगर किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनना है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो 110% गारंटी है इस बात की कि वो एग्रीमेंट होगा. अरे होगा नहीं होगा? अरे हाँ सर कैसी बात कर रहे हो? अरे बोलो ना बच्चों, होगा नहीं होगा? बिल्कुल. अगर किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो गारंटीड है उसे वो एग्रीमेंट तो होगा ही, क्योंकि अगर एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा ना. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है, कंपलसरी होगा गारंटेड. जैसे हाउस कंस्ट्रक्ट वाला एग्जांपल, एग्रीमेंट था, लॉ में इन्फोर्सेबल भी था, है ना. तो उस केस में वो क्या बन गया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट. मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सर क्यों? अरे बेटा समझो, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगर वो लॉ में इन्फोर्सेबल है तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट तो हुआ ही होगा, साथ में लॉ में इन्फोर्सेबल हुआ होगा. लेकिन कुछ ऐसे भी तो एग्रीमेंट है जो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है. क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे? आंसर इज नो सर. कैसे होंगे? समझो आप मेरी बात. सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट गारंटेड एग्रीमेंट तो होंगे, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ अगर लॉ में इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है तो सर उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनेगा. जैसे बेस्ट एग्जांपल, शादी में इनवाइट करने वाला, आपके दोस्त ने शादी में इनवाइट करा. अब शादी में जो इनवाइट करा था, डिनर इनविटेशन दिया था, वो बेसिकली एग्रीमेंट तो था, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन थी, लास्ट क्लास बताया था. लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था? नहीं सर, क्योंकि वहां पे लॉ में इन्फोर्सेबिलिटी नहीं थी. तो समझो वो एग्रीमेंट था, लेकिन लॉ में इन्फोर्सेबल ना होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है. जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है. अगर एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हो सकता है ना एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल ना हो. जैसे मेरे एग्जांपल में डिनर इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन, जितने भी सोशल नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली एग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, बिकॉज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो आपको बेसिकली ये स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझना है. सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में डील करके रखेंगे इसे. समझाया मैंने आपको, और आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ढंग से थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तगड़ा वाला, बड़ा तगड़ा करके डिस्कशन करते हैं. आप मेरे साथ बेटा हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे बेटा. हेडिंग है सेक्शन 10. सर क्या सर 1 2 3 4 5 6 कहाँ गए सर? 2 आपने बताया डेफिनेशन का. सर सीधा जंप मार के 10 पे ले गए बेटा सीधा 10 पे आओ. थोड़ा सा ना लॉ में फ्लक्चुएशन रहेगा, लिंक करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है. अगर मैं बीच के प्रोविजन आ गया ना आपके लिए तो आपको दिक्कत होने लग जाएगी. तभी आप सीधा जंप करके 10 पे आओ. अभी 2 के बाद सीधा 10.
10 क्या है सर? 10 की हेडिंग डालनी पहले, आप बताना क्या है? 10 है आपका essential elements of a valid contract. Essential element of a valid contract. समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी से नोट करेंगे. समझने की कोशिश करते बेटा. Essential element of a valid contract. ठीक है, बड़े ध्यान से समझना. ये टॉपिक क्या बोल रहा है आपसे? अगर मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में चर्चा करूं, बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा है भैया. देखो, आपने हमें बता दिया एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. बेटा कॉन्ट्रैक्ट में भी ना देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स, मतलब बहुत सारी वैरायटी है. इस टॉपिक के बाद सेक्शन 10 के बाद हमारा जो अगला हेडिंग है वो यही है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको मोटा बताऊं तो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस. एक में 6 पार्ट है, एक में 2 पार्ट है, एक में 4 पार्ट है. तो मोटा 12-13 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे सीए फाउंडेशन में. अब ये जो टाइप्स है ना, बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से हम एक टाइप को भी डील करने वाले हैं और उसका नाम आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है. क्या कह रहा है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हेडिंग है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखो, एग्रीमेंट है, लॉ में इन्फोर्सेबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाएगा, बट समझो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है या नहीं है, इसको कैसे बताओगे आप? सर वैलिड मतलब अच्छा. जैसे सर इनवैलिड भी कुछ होता है बेटा. हाँ समझो आप, मैं जो है आपको एक ऑफर देता हूं और ऑफर जो है वो मैं आपको बोलता हूं कि मुझे जो है कार सेल करनी है. समझ के लो. एक आपको हेडिंग का मतलब समझा रहा हूं, अभी पूरे पॉइंट को देखेंगे आराम से. बेटा यहां पे है मिस्टर ए और मिस्टर ए जो है इनके पास 2 कार है. एक है महिंद्रा थार और बेटा एक है वैगनआर. 2 कार है, महिंद्रा थार और वैगनआर. मिस्टर ए ने हमारे दूसरे भाई मिस्टर बी को एक ऑफर दिया और इस ऑफर में मिस्टर ए ने बोला कि मुझे अपनी गाड़ी सोल्ड करनी है फॉर ₹2 लाख. ए जो है वो बी को ऑफर दे रहा है. ऑफर में वो बोल रहा है मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है और गाड़ी की कंसिडरेशन उसने डिसाइड करी 2 लाख रुपए. और यहां पे बिना कुछ सोचे समझे बी ने बेटा क्या दे दी? अपनी एक्सेप्टेंस. और आप दोनों क्लियरली देख सकते हो, यहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई है और यहां पे जो कंसिडरेशन है दोनों के लिए इन्वॉल्व है. सर मतलब भैया इसको जो है मिलेंगे 2 लाख रुपए और भैया बी जो है, मिस्टर बी जो है, इसको मिलेगी बेटा क्या? कार. सही है, एकदम सही है. कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल बनेगा. मैंने कहा बेटा कैसे? अरे सर ऑफर है, अरे सर एक्सेप्टेंस है, सर दोनों के लिए कंसिडरेशन है. क्या ये एग्रीमेंट है? आंसर इज यस. और क्या कार को सेल परचेज करना सेकेंड हैंड में लॉ की नजर में एग्जिस्टेंस है इसकी? अरे सर बिल्कुल है. आप देखोगे बिजनेस चल रहे हैं, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं ना, तो क्या लॉ में इन्फोर्सेबल है? 110% इन्फोर्सेबल है. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए? अरे 110% कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. क्वेश्चन इज क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सर आपने तो बताया नहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. पहले सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बताओ. बेटा समझो, यहां पे ऑफर जो गया है, इस ऑफर में क्या बोला है? कार सोल्ड करनी है. क्या सोल्ड करनी है? कार. मिस्टर ए के पास कितनी कार है बेटा? 2. क्या इस ऑफर में कहीं पे भी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कार कौन सी है, कौन सा मॉडल है, कौन सी थार की बात हो रही है, वैगनआर की, कहीं पे भी ये सर्टेन किया गया है? सर कंडीशन बढ़ो, कार सोल्ड करनी है 2 लाख में, इसने एक्सेप्टेंस दे दी बिना ये सोचे कि कार कौन सी है, थार या वैगनआर. अब हो सकता है मिस्टर बी 2 लाख रुपए दे रहे हैं ये सोच के कि गाड़ी मिलेगी थार.
खुश हो रहा, कह रहा स्नैप बनाऊंगा ऐसे शेयरिंग के साथ, लद्दाख ट्रिप सीधा। हल्के में ले रहे हो क्या? रिया का नंबर भी निकल जाएगा थार आते ही। मिस्टर भी अलग खुश हो रहा है, कह रहे हैं वैगनआर चिपका दी 2 लाख में, कह रहा 1.5 की तो खरीदी 2 लाख में वैगनआर चिपका दी। अब आप समझिए क्या दोनों के लिए ये जो टर्म है कार, क्या यहां पे ये सर्टेन है या अनसर्टेन? सर इट इज वेरी अनसर्टेन। ये क्या है बेटा? अनसर्टेन है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी जाने वाली है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप समझिए एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको सेक्शन 10 में जो असेंशियल एलिमेंट बताए हैं, उन सारे, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, उन सारे असेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, कंपल्सरी। अगर एक भी, बड़े ध्यान से सुनो बेटा, अगर सेक्शन 10 का एक भी असेंशियल आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने से फेल हो जाता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? अरे नहीं सर। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? नहीं सर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए सेक्शन 10 ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। कितने पॉइंट? 11 पॉइंट। कितने पॉइंट? 11 पॉइंट। सारे के सारे 11 पॉइंट अगर फुलफिल हुए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वैलिड। अगर सर एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? नहीं। तो सर आपको क्वेश्चन आएगा फिर क्या होगा? बेटा फिर क्या होगा ये चर्चा करेंगे बहुत बाद में। पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना जो इस पे है, तो हम अभी से इसको करके आपको कंफ्यूजन में कोई डालना नहीं चाहते, बट आप समझिए बिल्कुल ही। यहाँ पे कंडीशन बस इतनी सी है, सेक्शन 10 बता रहे, सेक्शन 10 की हेडिंग है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सेक्शन 10 ने 11 असेंशियल एलिमेंट दी है। अगर ये सारे असेंशियल एलिमेंट आप फुलफिल कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा अभी नहीं समझना, अभी समझना नहीं, भूल जाओ। बस वैलिड बनेगा, नहीं बनेगा तो इनवैलिड है, बस समझो ये। और इनमें से एक क्या बता दिया? असेंशियल एलिमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी सर्टेन। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टेन है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। एक पॉइंट तो मैंने वैसे बता दिया आपको एग्जांपल की उससे, बट अभी के लिए हम इस पे चर्चा करेंगे। पूरा आपको समझ आया? एक एग्जांपल दिया मैंने, अभी तो बस एक पॉइंट बताया। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो हमें डील करने हैं सेक्शन में, बट सेक्शन 10 आज के बाद आप, मुझे लगता है आपको याद रहेगा हमेशा। सेक्शन 10 असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करना जरूरी है, और ये सारे असेंशियल एलिमेंट अगर आप फुलफिल करोगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अगर एक भी असेंशियल एलिमेंट को आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने से रह रहा है, नहीं कर पा रहा, तो बेटा उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या आपको इतनी सी बात समझ आती है? ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे 11 के 11 पॉइंट को डील करेंगे। ठीक है, आप आराम से पहले समझिएगा, लिखना तब स्टार्ट कीजिएगा जब समझ आए। पहले हमेशा आप समझने पे फोकस करो बेटा। लिखा पूरा लेक्चर आपके लिए बनाया है, सब कुछ आपका है, तो आप आराम से पॉज करके लिख सकते हो। लिखने की जल्दीबाजी मत कीजिएगा जब तक आपको समझ ना आए, ठीक है ना? चलिए, हाँ जी बेटा, तो हम जो है सेक्शन 10 को डील कर रहे थे। सेक्शन 10 जो बताएगा अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल को फुलफिल करना इज मस्ट। अगर आपने एक भी एसेंशियल को फुलफिल नहीं करा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखेंगे, बट मैंने आपको बताया देयर आर 11 पॉइंट्स, यानी सेक्शन 10 में 11 एसेंशियल एलिमेंट बताए और सबको फुलफिल करना इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है। और ऑलमोस्ट ना सारी लगभग आप देखोगे लॉजिकल से पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। ठीक है, प्लस वन मोर थिंग बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऐसी जो चीजें हैं ये आपके पूरे के पूरे, इसमें ना बहुत सारी टर्म्स ऐसी यूज होने वाली है अभी जो शायद मैं आपको ढंग से डेप्थ में जाके ना बता पाऊं। ठीक है, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस को आपका जनरल मतलब तो आपको पता है, ऑफर देना मतलब आप बताओगे, विलिंगनेस बताओगे, ये काम कर दो, नहीं करो, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, ये नहीं करूंगा, जो भी है। बट लीगल टर्म्स में ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, बहुत सारे टर्म्स यूज होने वाले लॉ के जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेटा यही आपके फर्दर चैप्टर्स है, तो वहां जाके हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट जो जो बातें होंगी मैं इतना ओवरव्यू दे दूंगा कि आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे जैसे आप वो चैप्टर पढ़ते रहोगे ना,
उन चैप्टर में जब क्लियरिटी आएगी तो आपको सेक्शन 10 के जो एसेंशियल एलिमेंट है उनमें अपने आप क्लियरिटी आएगी, क्योंकि मैं हर चैप्टर में सेक्शन 10 का जरूर रेफरेंस दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप ये पूरा का पूरा सेक्शन 10 समझ गए ना बेटा, तो आप जो है अपने बुक का पूरा इंडेक्स समझ गए और आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक मेजर ओवरव्यू मिल जाएगा कि भैया क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर जो है वो यही है, पूरे चैप्टर यही है आपके, जो आपके एसेंशियल एलिमेंट में दिखने वाले आपको। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। टर्म देखो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं बोला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं बोला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ एक वर्ड ऐड करा है, लॉफुल। पहली बार व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस, ये अभी के लिए आपको इनके डेफिनेशन नहीं बता, बट मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ, जब आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा चैप्टर पढ़ लोगे मेरे साथ, तो क्या आप इसमें इस कंटेंट को बढ़ाने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नहीं ऐड करोगे? अरे बिल्कुल सर, सबसे पहले पॉइंट में ऑफर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन टेपोगे आप। ऑफर की डेफिनेशन कहां होगी बताओ? सेक्शन 2। अरे सर सेक्शन 2 तो डेफिनेशन सेक्शन है, सेक्शन 2 डिफाइन करेगा ऑफर को, सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइन करेगा एक्सेप्टेंस को। ठीक है, तो बड़े आराम से आप लिख दोगे, टेंशन ना लेना। बट अभी के लिए हम बस इतना समझेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस होने चाहिए, और ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे होने चाहिए? लॉफुल। खत्म, क्वेश्चन ही आया। सर ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है आपने बता दिया, अगले चैप्टर में पढ़ना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर इतना तो बता दो सर प्लीज। सर ऑफर और एक्सेप्टेंस को लॉफुल बनाने के लिए क्या करना है? ऑफर और एक्सेप्टेंस को लॉफुल बनाने के लिए क्या करना है, समझो बेटा। कह रहे देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर एंड नॉट और, कंडीशन नहीं दे रहा, एक एक वर्ड को डेप्थ में पढ़ना है, लॉ है ये, अपनी भाषा है। There must be lawful offer and lawful acceptance while making an agreement a valid contract. अगर किसी एग्रीमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। पहला सेंस लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, नॉट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इट इज लॉफुल, इट मस्ट बी लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉफुल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो हम समझा लेंगे जब चैप्टर पढ़ लेंगे, वहां की डेफिनेशन जब हम पूरा चैप्टर ऑफर के बारे में पढ़ेंगे, भाई 2-4 लाइन ऑफर की लिख देना यहाँ पे। बट लॉफुल क्या होगा? अ लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस मींस हम बता रहे और किसी से मत पूछो, हम बता रहे। कौन? सेक्शन 10 बता रहा है। व्हेन एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस must fulfill the rules laid down in the Indian Contract Act 1872। आप देख लो, ये भी गिर गया। प्रोविजन सुनते भाई साहब मार्कर का ढक्कन जाके गिर रहा है, कह रहा सर क्या बोल दिया सर मजे ले दो क्या सर, कुछ लगा हुआ गया सर, क्या हो रहा है सर? बेटा लॉ यही करता है, लॉ की खास बात है, लॉ यही कर, लॉ ना आपको घुमाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घुमाएगा, लैंग्वेज में घुमाएगा, इसलिए टफ है। और जो इसकी बात बड़ी सिंपल सी सीधी समझ गया उसके लिए इजी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लॉफुल होना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है। अब क्वेश्चन आया ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, आगे पढ़ेंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल कब बनेंगे? ये एसेंशियल एलिमेंट ने पता क्या बोला? कह रहे जब आप ऑफर के चैप्टर पढ़ोगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑफर के चैप्टर। अच्छा, जैसे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए रूल्स है, एसेंशियल एलिमेंट है, कितने पॉइंट? ये एसेंशियल एलिमेंट चलते रहे कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो ये 11 पॉइंट बताए, इनको फुलफिल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। ऐसे ही जब हम ऑफर वाले और एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे एक हेडिंग आएगी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड रूल ऑफर, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर आपको ऑफर को वैलिड बनाना है तो कुछ रूल है, मतलब वैलिड के अंदर से लॉफुल बनाना है। अगर आपको एक्सेप्टेंस को लॉफुल बनाना है तो उसके लिए कुछ रूल है, कुछ बेसिक रूल है जो ऑफर एक्सेप्टेंस चैप्टर में लिखे हैं। कहां लिखे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। तो वो कह रहा है ऑफर और एक्सेप्टेंस तब लॉफुल होंगे जब ऑफर में आप रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर को फुलफिल कर दो, जब आप
एक्सेप्टेंस में रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस को फुलफिल कर दो। मतलब जब आप सारे रूल्स को फुलफिल करेंगे तो ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होंगे? लॉफुल। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वैलिड। अब देखो ना, इसने यहां पे बिल्कुल साइलेंट है, ना वो ये बता रहे हैं ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, वो आगे बढ़ाएंगे, ना वो ये बता रहे हैं कि जिन रूल्स जो लेट डाउन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लिखे हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, ये कौन से रूल्स है। क्योंकि ये हमें कहां पढ़ने? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 आगे फर्दर, रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये सारे रूल्स हमें वहां फर्दर पढ़ने हैं। तो अभी सेक्शन 10 ने बोला भैया अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होने चाहिए लॉफुल। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉफुल कब होंगे? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड या लॉफुल ऑफर के सारे रूल्स को आप क्या कर दो? फुलफिल। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड या लॉफुल एक्सेप्टेंस के रूल को आप क्या कर दो? फुलफिल। मतलब वहां पे अपनी लिस्ट है कि आपको ऑफर को लॉफुल बनाना है तो ये सारे रूल फुलफिल कर दो। अगर एक भी रूल फुलफिल नहीं हुआ तो ऑफर लॉफुल नहीं होगा। अगर ऑफर लॉफुल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ओहो सर, अब समझ आया सर, मम्मी कसम समझ आ गया। सर आप ये बोल रहे हो कि आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लॉफुल बनाना पड़ेगा उन आगे वाले चैप्टर्स के रूल्स को फुलफिल करके। सारे फुलफिल तो ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉफुल हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा? वैलिड एज पर सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझ आया क्या? समझ आएगा बेटा? चलो पहला एसेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें कंटेंट छोटा नहीं है, भर भर के लिखोगे, भर भर के। क्यों? ऑफर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आगे पढ़ोगे, लॉफुल कब बनेंगे वो रूल्स आगे पढ़ोगे, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली आपको, वादा है मेरा। अभी बेटा हम थोड़ा सा एक स्टार्ट ले रहे हैं, अभी से मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन ज्यादा देने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी बहुत दूंगा। ऑफर एक्सेप्टेंस का चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। सारे रूल फुलफिल तो ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल, ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एज पर सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, पहला एसेंशियल एलिमेंट को दिक्कत, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो ऑफर और एक्सेप्टेंस को क्या होना पड़ेगा? लॉफुल। क्या होना पड़ेगा? लॉफुल। अरे समझे क्या? ये सर आगे बढ़ो बेटा, सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड एसेंशियल, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बड़े ध्यान से समझना बेटा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब जब भी 2% कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी और सिर्फ तभी होगा जब उनकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर मैं आपको रात के खाने का इनविटेशन दूं, पहली बात बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ो, क्या बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है? सर नहीं रे। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरी, हम दोनों की, आपकी और मेरी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। मतलब अगर आप मान लो मुझे प्रॉमिस करके खाने पे नहीं आए तो क्या मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल, सूट फाइल कर सकता हूं? तो कैसी बात कर रहे हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस एग्रीमेंट के बीच में, एग्रीमेंट तो था लेकिन इस एग्रीमेंट की जो इंटेंशन थी वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं थी। सर व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना? इसका मतलब आप आपस में लीगली बाइंड हो रहे हो। अगर एक पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे मना करा तो सामने वाली पार्टी के पास सारे लीगल राइट्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे पार्टी मना करती है, आपके अगेंस्ट लीगल राइट नहीं आ रहे आपके पास, तो वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो यही रीड करते हैं बेटा, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। इंटेंशंस मस्ट बी, इसका मतलब क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का मतलब है इंटेंशंस मस्ट बी लीगली बाइंडिंग। अच्छा ये हुआ इंटेंशन मस्ट बी टू, होगा यहां पे इंटेंशंस मस्ट बी टू लीगली बाइंड ईच अदर। एग्जांपल में दिया है एग्रीमेंट टू डाइन एट फ्रेंड्स होम डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पता है क्यों? क्योंकि बेटा दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर सोशल एग्रीमेंट। शादी पे बुलाना, खाने पे बुलाना, डिनर पे इनवाइट, ये सारे के सारे सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। बेटा कैसे एग्रीमेंट? सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। और ये जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, इनकी इंटेंशन कभी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होती नहीं है। जो सोशल एग्रीमेंट नेचर के होते हैं ना बेटा, वहां पे कभी भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता ही नहीं है।
तो ये सारे के सारे जितने भी सोशल एग्रीमेंट है, एंड इन सच एग्रीमेंट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्लियर? तो घर पे खाने पे बुलाना, वेडिंग पे इनवाइट करना, ठीक है, ये सारी चीजें सोशल एग्रीमेंट होते हैं। और सोशल एग्रीमेंट पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए ये एग्रीमेंट ही है, बट ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते। क्यों? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और सेकंड एसेंशियल ने क्या बोला था? आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर ऐसी इंटेंशन है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर ऐसी इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। क्या आपको इस बात पे कोई दिक्कत है? बेटा फिर से रिपीट कराओ, आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करना जरूरी है। एक भी एसेंशियल को फुलफिल नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। क्या बनेगा देख लेंगे। सबसे पहले एसेंशियल ने बोला देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस होने चाहिए, और वो भी कैसे? लॉफुल, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। अच्छा, ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल कब होंगे? जब आप ऑफर एक्सेप्टेंस के सारे रूल्स जो कहां लिखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें फुलफिल करोगे तो ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल। अगर वो दोनों लॉफुल तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होनी चाहिए। अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, जस्ट लाइक इन सोशल एग्रीमेंट, यहां पे कोई इंटेंशन नहीं होती, तो सोशल एग्रीमेंट्स के नेचर जो होते हैं वो क्या कभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? नेवर, बिकॉज यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो 11 पॉइंट में से 2 एसेंशियल एलिमेंट निपट चुके हैं। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 पे भाई, जल्दी से नोट करेंगे बेटा।